तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं इतिहास के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत लोगों के लिए इजी लगे, तो इजी और डिफ़िकल्ट डिफाइन करता है कि आपका नॉलेज कितना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपके लिए इजी है, जिसको नहीं आता है तो वही क्वेश्चन किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, जो हमारा जो वैदिक पीरियड है, मैं भी वैदिक पीरियड के क्वेश्चन की बात करूंगा प्राचीन इतिहास में। तो जो हमारा वैदिक पीरियड है, वैदिक काल, उसमें जो है ना 2 प्रकार के ग्रंथ थे। एक थे श्रुति ग्रंथ, जो सुन के ओरली सुन के एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते गए, और एक स्मृति ग्रंथ है जो याद रहते थे लोगों को इस टाइप से। ठीक है, तो श्रुति ग्रंथ में जो सबसे प्राचीन, और सारे ग्रंथों में सबसे प्राचीन थे, वो थे वेद। आपको पता होगा ना, वेद हमारे 4 हैं, आगे हम बात करेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद पुराण, आरण्यक पता होगा आपको क्या होते हैं। आरण्यक वो ग्रंथ होते थे जो ऋषि मुनि होते थे, उनके जो शिष्य जो जंगल में जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके पढ़ाई वढ़ाई करते थे जंगलों में जाके। आरण्य माने क्या होता है? जंगल होता है ना, तो जंगलों पे लिखे गए, तो मतलब जंगल में जाते थे, वहाँ पे पढ़ाई करते थे, तो वो जो ओरली ट्रांसफ़र होते थे, तो वो बाद में उनका कलेक्शन हुआ, तो उनको आरण्यक बोलते हैं। वेदांग तो आपको पता है, जो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए बाद में 6 वेदांगों की रचना की गई। ठीक है, 6 वेदांग कौन कौन से हैं? जिनको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फिर पुराणों की, सबसे बाद में पुराणों की रचना हुई, तो हम आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका है ऋग्वेद। ओके, तो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, उसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसमें सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो जो हमारा ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल हैं। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि जो उसका 10वां मंडल है, और बीच में 1-2 मंडल और भी हैं, तो जो 10वां मंडल है वो जो है ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पूर्व वैदिक काल में हुई है। जो वैदिक काल है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो है ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो पूर्व वैदिक काल में हुई है, लेकिन इसका जो 10वां मंडल है इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। ठीक है, तो टोटल 10 मंडल हैं उसमें। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ऋग्वेद से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? जी हाँ, वेरी गुड। तो ऋग्वेद जो है आर्यों की राजनैतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में हमें उनकी जानकारी मिलती है, और उनका जीवन कैसा था उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किसकी? आर्यों की। आर्य कौन थे? आर्य जो है आपकी, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई थी उसके बाद करीब 1500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था कि कुछ आर्यों के जो आने की, कहाँ से आ रहा है, इसमें बहुत जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इतिहासकार जिसको मानते हैं तो बोले पश्चिम एशिया से ये आए थे। तो ये पश्चिम एशिया से एक ट्राइबल जाति थी जो भारत के आपके उत्तरी भाग में आई। ठीक है, फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई, तो उनको आर्य बोला जाता था। ओके, तो और बाकी जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे थे, जो द्रविडियन रह रहे थे भारत में, जो साउथ इंडिया के लोग, उनको काफ़ी वहाँ भी मतलब जो मूल द्रविडियन है, तो जो द्रविडियन पहले रहते उनको अनार्य बोला जाता था, और आर्य लोग इनको दस्यु या असुर इस टाइप से बोलते थे। ठीक है, तो ये आर्य थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तो बताया ना मैंने, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसमें आपको पता है ना गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी चर्चा होती है, तो वो ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है, और वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि 2रे मंडल में है। ठीक है, तो वो गलत है दोस्तों, ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही गायत्री मंत्र है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का जिक्र है? तो मैंने आपको बताया ना पहले ही कि ऋग्वेद का 10वां मंडल था वो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। तो जो हमारा ये पूर्व वैदिक काल में वर्ण की ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं। ठीक है, तो बाद में आई। वर्ण क्या होते हैं? 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जातियां नहीं, वर्ण। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में डिफरेंस है। वर्ण व्यवस्था
जाति व्यवस्था क्या होती है, जन्म के आधार पे होती है कि जिस जात में आपका जन्म हो गया आप उसी जात के हो गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था क्या होती थी कि एक ही घर में 4 वर्ण के लोग हो जाते थे। वो जात के आधार पे नहीं थी, वो कर्म के आधार पे थी। जैसे मान लो कि एक घर में 4 भाई हैं, एक अगर फौज में चला गया, मतलब सेना में भर्ती होता था, तो उसको बोलते थे वो क्षत्रिय, ठीक है। और जो कर्मकांड पूजा करवाता था, पढ़ लिया गया, वेद वेद पढ़ता था, वो ही ब्राह्मण हो जाता था। और जो व्यापार करता था तो वही वैश्य हो जाता था। और जो कृषि करता था या और काम करता था वो शूद्र होता था। तो एक ही घर में 4 वर्ण हो सकते थे। ऐसा ऋग्वेद में एक श्लोक भी लिखा, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त लिखा हुआ है, उसी से वर्णों की जानकारी मिलती है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो पहले उत्तरवादी काल में तो ये वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आई। क्यों? क्योंकि ये 10वें मंडल में लिखी है, क्योंकि 10वां मंडल तो उत्तरवादी काल में लिखा गया है, ठीक है, सबसे बाद में। और यही बाद में जो वर्ण व्यवस्था है धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई और जन्म के आधार पे होने लगी, जो आज तक चली आ रही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है? तो ऋग्वेद में इंद्र का जो है प्रयोग, इंद्र शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक बार हुआ है, 250 बार, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वेद में यज्ञों, मंत्रों तथा अनुष्ठानों का वर्णन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बहुत। तो यजुर्वेद जो आपका सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद और सबसे बाद में अथर्ववेद। तो जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ, मंत्र और अनुष्ठानों का वर्णन है कि कैसे कौन सा यज्ञ करना चाहिए, क्या क्या आहुतियाँ देनी चाहिए, जो पूरी कहानियाँ होती है ना यज्ञ में, वो यजुर्वेद में दी गई हैं। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि या से यज्ञ होता है ना, तो या से यजुर्वेद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों का, सॉरी ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिया था, वह कौन सा वेद है जो गद्य तथा पद्य दोनों में है? तो ये जो आपका यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य पद्य का मतलब समझ रहे हो कि मतलब जो गाया भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है, तो दोनों में अवेलेबल है, वो है यजुर्वेद आपका, ओके। नेक्स्ट है आपका, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है, किस वेद में तंत्र मंत्र तथा जादू टोने का जिक्र है? तो अथर्ववेद है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो अथर्ववेद को वेद ही नहीं मानते, बोला ये वेदों की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ें लिखी नहीं है आर्यों के बारे में, या कोई ऐसी मतलब क्लासिकल चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। इसमें तंत्र मंत्र तथा जादू टोने का सब जिक्र किया गया है। तो बहुत लोग इसको वेद नहीं मानते, लेकिन वेदों में है ये, ठीक है। तो इसी में दिया गया है, तो ये याद रखना आप लोग। देखो, जो ऋग अथर्ववेद है सबसे बाद में लिखा गया है। तो अब जब तक हम धीरे धीरे बाद में आते चले गए हैं, उतना ही तंत्र मंत्र जादू टोना सब ये जो आपका अंधविश्वास है ना बढ़ता जाएगा। तो उसी प्रकार से समझ लो आप लोग इसको। नेक्स्ट है, किसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो जो हमारा वैदिक काल था उसमें जो है सभा तथा समिति, जैसे आज का प्रजातंत्र होता है ना, बैठकें होती हैं, वोटिंग होती है, उसी प्रकार उस समय भी ये छोटी सी सभा और समिति नाम की 2 चीज़ें थी जो विद्यमान थी। और इसमें काफ़ी धनी लोग और ब्राह्मण पढ़े लिखे लोग जो उस समय के हुआ करते थे वो सभा में बैठते थे, और बुजुर्ग लोग, ठीक है। तो मतलब एक तरह से उसमें कुछ बहस होती थी, वोटिंग होती थी। जैसे आज मान लो आपकी संसद है इस टाइप से छोटी सी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसमें अथर्ववेद में दोनों को जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, ओके। ये याद रखना लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेदांगों की रचना किस लिए हुई थी? मैंने पहले बता दिया, जो वेद थे हमारे उनकी लैंग्वेज थी बहुत कठिन थी, ठीक है। उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, ठीक है। व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ठीक है। ये 6 वेदांग थे जिनकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है, वेदांगों की संख्या कितनी है? मैंने ऑलरेडी बता दिया 6 है। यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे 6 है, ओके। ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, 6 है वेदांगों की संख्या। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है हमारी 18, टोटल 18 पुराण हैं जो महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं, संकलन किया, पुनर्संकलन किया है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे प्राचीन पुराण गलत लिख गया है, सबसे प्रामाणिक पुराण होना चाहिए। तो सबसे प्रामाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है।
क्योंकि मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सातवाहन वंश जो उसके जो पुराण है हमारे, इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें जितने पुराण है इसमें राजाओं की वंशवलियाँ मिलती हैं हमें कि कौन से राजा कब हुआ। तो इतिहासकारों ने इनको ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना है, क्योंकि किसी में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो मत्स्य पुराण है इसमें आंध्र सातवाहन वंश था, जिसको आपने सुना होगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और काफ़ी जो है ऑथेंटिक उसकी जानकारी है, इसलिए जो है सबसे प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है। तो मैंने बताया ना, आपकी श्रुति ग्रंथ होते हैं और स्मृति ग्रंथ भी होते हैं। तो जो स्मृति ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है वो स्मृतियाँ हैं। तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उसमें मनु स्मृति है, ठीक है। तो मनु स्मृति राजा मनु ने जो लिखी थी सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके, और सबसे प्राचीन है। उसके बाद बहुत सारी याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, सब ऋषियों ने अपनी अपनी स्मृति लिखी है। नेक्स्ट है जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में मिलती हैं। तो 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, कल्प सूत्र, ठीक है, कई चीज़ें जो। और तो जो जातक है, जातक में जो है भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। नेक्स्ट है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो भगवान बुद्ध के जो मृत्यु के बाद में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। इनको अब डिटेल में इतना मैं पढ़ा नहीं सकता आप लोगों को, आप लोग पढ़ लेना बुक में। तो हीनयान और महायान में बट गया था। तो हीनयान धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु, ओके। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य जो है पूरा उसको आगम कहा जाता है, ओके, आगम, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ में दिया गया है। तो जैन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है कल्प सूत्र। ये लोग आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण स्रोत है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में प्रारंभिक इतिहास दिया गया है जैन धर्म का, ओके। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो सबको पता होगा, बहुत कम लोग होंगे, चाणक्य या कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ओके। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिस एक जो है राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाणक्य का असली नाम क्या था। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने रख दिया। तो चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, आप सबको पता है। तो उसका असली नाम एक और था, उसका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, अभी जो पाकिस्तान में पढ़ता है तक्षशिला, तो उनमें जो है ये आचार्य थे चाणक्य, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र से किस विषय में जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो है मौर्यकालीन इतिहास के, क्योंकि मौर्य काल में लिखा गया था ये, तो मौर्यकालीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे तथा उससे किस विषय में जानकारी मिलती है। तो भारत का इतिहास अगर देखा जाए तो कल्हड़ ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रॉपरली इतिहास लिखा। उनकी एक बुक थी राजतरंगिणी। तो इतिहास किस प्रकार लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सबसे पहला अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथ यही है, ठीक है, जो एक अच्छी तरीके से लिखा गया है, जिसको बोलते हैं राजतरंगिणी। उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमको। ये आप लोग रट लेना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके विषय में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से, जिसका कोई डाउट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और कल्हड़ जो है एक देखा जाए तो भारत के मतलब प्रथम इतिहासकार हैं, ठीक है। बाकी तो सब लोग ऐसे लिखते थे, इन्होंने मतलब ऐतिहासिक कैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाते हैं वो यहाँ पे सिखाया हमें। नेक्स्ट है पतंजलि किसके दरबार में थे। तो पतंजलि जिन्होंने ये पुष्यमित्र सिंह के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसको इतिहास का पिता कहा जाता है। तो हेरोडेटस, यूनानी लेखक हेरोडेटस, ठीक है, इन्हीं के नाम पे इनको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे। तो सिकंदर जब आया था तो उनके साथ साथ निर्याकस, ओनेक्रिस्टस और ओसिटेबुलस, ये 3 लेखक भी साथ में, इन्हीं की सेना में थे, लेखक क्या थे तो साथ में लिखते भी थे,
ठीक है। तो इन्होंने अच्छी किताबें भारत के बारे में भी लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी रिसेंटली बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो निरियाकस, ओनेक्रिस्टस या ओस्टोबुलस, ये तीनों नाम आप लोग याद रख लेना, क्योंकि इसमें चौथा जो ऑप्शन होगा वो कोई दूसरा डाल दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका की रचना किसने की है? तो मेगास्थनीज, जो आपके सिकंदर हैं, उनके मरने के बाद जो इधर का अफगानिस्तान साइड का जो एरिया था उस पर एक उन्होंने अपने जो सेनापति थे सिल्यूकस निकेटर, ठीक है, मतलब उनका राज था, तो उनके ही एक उनके दरबार में मेगास्थनीज थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो मेगास्थनीज नामक दूत को उनके यहाँ भेजा गया था और उन्होंने इंडिका की रचना की थी। ओके। नेक्स्ट है, प्रथम चीनी यात्री कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम चीनी यात्री फायान थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। ठीक है, तो ये थे हमारे इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास को मैं अच्छी तरीके से कवर करूँगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। और अभी सिंधु घाटी सभ्यता मैंने छोड़ दी है, तो ऐसे ही धीरे धीरे कवर करते रहेंगे कुछ क्वेश्चन में, और जहाँ पर डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है वहाँ पर डिटेल में पढ़ा के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको याद कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये इंडियन कल्चर भी आपके किसी किसी के टॉपिक में होगा, किसी किसी के सब्जेक्ट में होगा। इंडियन कल्चर, शिक्षक भर्ती, उसमें इंडियन कल्चर लिखा है, तो ये क्वेश्चन इंडियन कल्चर से भी रिलेटेड है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ऑसम डे, बाय बाय।